नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 में हमने पार्ट 3 पढ़ा रहे थे। पार्ट 3 में आपको भाग 3 तक यानी आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग आगे हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और नर जनन तंत्र के बारे में हमने शुक्र जनन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दिया था कि शुक्र जनन जो होता है, एक वृषण जो होता है, वृषण के अंदर अंदर वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। वृषणी पिंडक के अंदर आपके क्या पाई जाती है? वृषणी पिंडक के अंदर आपके शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिकाओं के अंदर शुक्रजन कोशिका पाई जाती है और वही शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो आपको हमने बताया था शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और उनसे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। इसमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है फर्स्ट, और इनसे द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे हमने फिर बताया आपको कि इसमें अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है और जब सेकंड विभाजन होता है तो इसे प्रपंसु कोशिकाएं शुक्रजन प्रसु यानी शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है और शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये सारी आपको बता दिया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप भाग 3 जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए इससे आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है हम पढ़ते हैं वृषण जालक। वृषण जालक देखिएगा, उसी वृषण में ही वृषण जालक पाया जाता है, ठीक ना। और यह नलिकाओं से बनी एक जाल होती है, यानी बहुत महीन नलिकाओं से बनी यह क्या होती है? जाल होती है। शुक्रजन नलिका वृषण के बाहरी सतह पे, यानी शुक्रजन नलिका जो होता है, अगर वृषण का अगर पूरा देखेंगे, बाह्य संरचना देखेंगे, बाह्य संरचना मतलब उसके आंतरिक संरचनाओं में बाह्य संरचना इधर का होता है, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्रजन नलिका वृषण के बाहरी सतह के मध्य फैली होती है। बाहरी सतह के मध्य ऐसे फैली होती है, अंदर ही होता है लेकिन ये बाहरी सतह के मध्य में फैली होती है। प्रत्येक शुक्रजन नलिका अलग अलग भाग में अतिकुंडलित होती है, ठीक ना। अतिकुंडलित संरचना होती है। वृषण जालक जो होता है अतिकुंडलित संरचना होती है। इसका जो अंतिम सिरा होता है वो सीधा होता है, यानी जो इसका अंतिम सिरा जो होता है वह क्या होता है? सीधा होता है। जब अंतिम सिरा इसका सीधा होता है तो आगे देखिए, सभी शुक्रजन नलिकाओं की बनी एक जाल में खुलती हैं, यानी जो सभी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं एक वह नलिकाओं की बनी एक जाल में क्या करती हैं? खुलने का कार्य करती हैं। तो यह काम किसका हो गया? यह काम वृषण जालक का हो गया। तो तुरंत आप याद कर लीजिएगा, वृषण जालक एक नलिकाओं का बना हुआ एक जाल होता है। यह अति कुंडलित होता है, यह वृषण के बाहरी सतह पर और मध्य में यह फैला होता है तथा यह अति कुंडलित भाग होता है, ठीक ना। और सभी शुक्रजन नलिका जो होती नलिकाओं की बनी एक जाल में क्या करती है? खुलने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका वह है शुक्रवाहिनी। तो ध्यान रखिएगा, शुक्रवाहिनी भी वृषण में ही पाया जाता है, यानी जो शुक्रवाहिनी होता है यह वृषण जो होता है, वृषण एक जोड़ी होते हैं तो इसी के अंदर ही, वृषण के अंदर ही क्या पाई जाती है? शुक्रवाहिनी पाई जाती है, जिससे जब शुक्राणु बन जाता है तो इसी के माध्यम से, शुक्रवाहिनी के माध्यम से वह शुक्राशय तक पहुंचने का क्या करता है? कार्य करता है। तो यह ध्यान रखिएगा, शुक्रवाहिनी होता कैसा है? अगर मान लीजिए ये शुक्रवाहिनी है तो इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से रोमाप होता है। रोम मतलब होता है रोएं पाए जाते हैं, रोमाप होता है, रोमाप की संरचना होती है। किसमें? शुक्रवाहिनी में बहुत अंदर शुक्रवाहिनी के अंदर रोमाप संरचना होती है, यानी रोएं पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक ना। और यह उपकला से बनी एक नलिका होती है, ठीक ना। यह उपकला से बनी एक क्या होती है? नलिका होती है। और ध्यान रखिएगा कि यह अधिविषण में जाके खुलती है। कहाँ खुलती है? अधिविषण में जाके खुलती है। तो 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने की जरूरत है। शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिनी के अंदर रोमाभ संरचना पाई जाती है, यानी रोम युक्त होते हैं और यह उपकला ऊतक से बने होते हैं तथा यह अधिविषण में जाकर खुलने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग।
आइए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे अधिविसर्ण। अधिविसर्ण देखिएगा, जो आपके नेक्स्ट हेडिंग था अधिविसर्ण। अधिविसर्ण यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिकाओं से बनी होती है। यानी जो अधिविसर्ण होती है, अधिविसर्ण जो होता है वह 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यानी इस प्रकार से आपको हमने बताया था। अगर चित्र आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप जाके पीछे देख लीजिएगा। इस प्रकार से यह अति कुंडलित संरचना होती है, यह अधिविसर्ण की होती है। कह रहा अधिविसर्ण यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है। लंबी नली यह अति कुंडलित होती है, यानी यह आपस में अति कुंडलित होती है, यानी यह बहुत सघन होती है, ठीक ना। यह संयोजित ऊतक से बनी होती है, यानी संयोजित ऊतक से आपस में चिपकी होती है। और संयोजित ऊतक से इस प्रकार से आपस में क्या होती है, बहुत आपस में इस प्रकार से चिपकी होती है और बहुत अति कुंडलित संरचना होती है। वही कह रहा है कि वृषण जो होता है अति कुंडलित संरचना होती है। और कितना मीटर लंबा होता है, तो 6 मीटर लंबा होता है। और किस ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक ना। और संयोजी ऊतक का तो बना होता है और उसी से चिपके होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके 3 भाग होते हैं। किसके 3 भाग होते हैं, अधिविसर्ण जो होता है, अधिविसर्ण के 3 भाग होते हैं। कह रहा है कौन कौन सा उस भाग होता है, कह रहा है केपट, एपिडिडाइमस और कार्पस एपिडिडाइमिस और कार्डा एपिडिडाइमिस। यानी पहला क्या है, केपट, दूसरा क्या है, कार्पस, तीसरा क्या है, कार्डा। तो ये ध्यान रखिए और सब में एपिडिडाइमिस लिखते जाइएगा। यानी केपट जो होता है, केपट जो होता है यह वृषण का ऊपरी भाग होता है, यानी अधिविसर्ण का ऊपरी भाग होता है। यही है केपट। यह क्या है, केपट। अब कह रहा है कार्पस, कार्पस ये मध्य भाग होता है। कार्पस जो होता है, कार्पस जो होता है यह मध्य भाग होता है। और सबसे नीचे का भाग होता है कार्डा, यानी कार्डा एपिडिडाइमिस। यानी अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि अधिविसर्ण कितनी लंबी होती है, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। और यह अति कुंडलित संरचना होती है। यह संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में चिपकी होती है या बनी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है केपट एपिडिडाइमिस और दूसरा होता है कार्पल्स एपिडिडाइमिस और तीसरा होता है कार्डा एपिडिडाइमिस। तो इतनी बात जो है अधिविसर्ण का है। अब रही बात कि अधिविसर्ण का कार्य क्या होता है, तो अधिविसर्ण का कार्य जो होता है, वृषण से जब शुक्राणु निकलते हैं तो शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए अधिविसर्ण उसको मार्ग देता है। भैया कहता है कि अगर यहाँ से शुक्राणु बन गया है तो यह शुक्रवाहिनी यहाँ से जा रही है, तो कह रहा है ये मार्ग देता है अधिविसर्ण शुक्राणु को। यह जो शुक्राणु है, शुक्राणु को यह मार्ग देता है कि आप कहाँ जाइए, शुक्रवाहिनी में जाइए। तो इसका सबसे मोस्ट कार्य होता है कि शुक्राणु को यह मार्ग देता है कि आप कहाँ जाइए, शुक्रवाहिनी में जाइए, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर क्रमाकुंचन से इन्हीं नलिकाओं से बढ़ते हैं, क्रमाकुंचन करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं यह क्रमाकुंचन करके आगे की ओर बढ़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है वह किसका है, अधिविसर्ण का है। तो आप 2 पॉइंट अधिविसर्ण में लिख लेंगे कि नंबर 1 कार्य में लिखेंगे कि शुक्राणु बनने के बाद जो अधिविसर्ण होता है यह शुक्र नलिका में पहुंचाने का मार्ग देता है। दूसरा कार्य लिखिएगा, यह शुक्राणुओं को क्रमाकुंचन करता है। यानी क्रमाकुंचन मतलब होता है आगे की ओर ढकेलने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक ना। तो ये 2 चीजें आप अधिविसर्ण के कार्य में लिख सकते हैं। और बकिया तो ये आपके लिखा ही है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय आ जाएगा। यानी जो मूत्र मार्ग है वह क्या है, मूत्राशय मूत्र मार्ग क्या है, आगे की ओर पढ़ेंगे। आइए